हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक पीरियड के बारे में। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट बुक की महामैराथन सीरीज, और लूसेंट के एक एक फैक्ट को दोस्तों मैं बहुत ही कीवर्ड और फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पेज नंबर 6 जो वैदिक सभ्यता है। आप जो है लूसेंट की बुक आपके पास होनी चाहिए। आप देखेंगे जो पेज नंबर 6 है वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। दोस्तों ये जो लूसेंट किताब है ये बहुत ही लेंदी में लिखा गया है। इसको समझना जो है इतना आसान नहीं है। आप जब इसको 3-4 बार रीड करेंगे तब जो है आपको क्लियरिटी आएगी। लेकिन दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद वैदिक सभ्यता में एक भी की पॉइंट छोड़ोगे नहीं। लूसेंट के एक एक फैक्ट को मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आप लूसेंट की किताब जरूर ले लें। अगर आपके पास किताब नहीं है लूसेंट की तो लूसेंट की किताब ले करके खोल के वो पेज, जैसे पेज नंबर 6 है मैं पढ़ा रहा हूँ वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता खोलिए और जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप उसमें मैच करिए। देखिए आपको एक अलग ही प्रकार का सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा सारी चीज़ें। उसमें जो है बहुत ही लेंदी तरीके से लिखा गया है। तो आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। इसके पहले का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए वीडियो को देखिए और लाइक और सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लूसेंट जीके को पूरा कवर करके ही रहेंगे और भी सिस्टमेटिक तरीके से। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक जो है हमारा पीरियड क्या था, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ रखा है और ये वैदिक सभ्यता कैसे आई, इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी हम लोग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट में इतिहास। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? इतिहास। और इतिहास को हमने देखा था कि इतिहास 3 प्रकार का होता है। एक होता है आद्य हिस्टोरिक, एक होता है दोस्तों पहला तो प्रागैतिहासिक काल होता है, उसके बाद आद्य हिस्टोरिक होता है, आद्य ऐतिहासिक काल होता है, फिर जो होता है ऐतिहासिक काल होता है। तो 3 तरह के इतिहास जो है हमको पढ़ने थे, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिया है। जो प्रागैतिहासिक काल होता है दोस्तों, इसमें पाषाण काल के बारे में हमने पूरा अध्ययन किया डिटेल में कि पाषाण काल किस भाग में है। 3 प्रकार के होते हैं, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, नव पाषाण, सारी जो है डिटेल अध्ययन किया। जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी चीज़ें थी लूसेंट में, हमने कोशिश किया कि एक एक पॉइंट को, और नहीं तो लूसेंट को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पढ़ाया है इसके पहले वाले वीडियो में। उसके 4 वीडियो हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के। अगर वो 4 वीडियो आप देख लेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है। अब दोस्तों जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता दोस्तों वो ऐतिहासिक काल में आती है। क्या किस में आती है? वैदिक सभ्यता जो है दोस्तों वो आपकी ऐतिहासिक काल में आती है। तो आपको एक फ्लो चार्ट, आपको एक लेसन बन जाना चाहिए दिमाग में कि हम लोग पढ़ कैसे रहे हैं। इतिहास में हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया, पूरा आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों वैदिक सभ्यता 2 भाग में बढ़ जाएगी, जो है आपका ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि जो है 16 महाजनपदों का उदय होगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जैन धर्म आएगा, फिर बौद्ध धर्म आएगा। सारी चीज़ों को एक जो है फ्लो चार्ट बना के एक डायरेक्शन से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। आज हम लोग वीडियो को वेस्ट ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक पीरियड के बारे में। दोस्तों सबसे पहले पूछा जाएगा कि जो वैदिक सभ्यता है इसका समय क्या है, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि 1500 से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के आपका 600 बीसी तक जो है कौन सा पीरियड माना जाता है? वैदिक पीरियड माना जाता है, वैदिक सभ्यता माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बीसी का मतलब आप समझ रहे होंगे, हमने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है। ठीक है। उसके बाद ये जो वैदिक सभ्यता है दोस्तों, ये वैदिक सभ्यता जब विकसित हुई थी तब लोग रहते कहाँ थे? तो वो लोग कहाँ रहते थे दोस्तों? सिंधु नदी और गंगा नदी के किनारे रहते थे। कहाँ रहते थे? सिंधु नदी और गंगा नदी के किनारे रहते थे। आप एक चीज़ कॉमन देखे होंगे कि नदियों के किनारे ही जो है जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं, क्योंकि नदियों के किनारे ही पानी मिलेगा और बिना पानी के इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है। तो इसीलिए जितना भी देखेंगे सभ्यताएं जो हैं वो नदियों के किनारे ही क्या हुई हैं? विकसित हुई हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हमारी सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, इसमें जो है कौन से लोग आए थे और कहाँ से आए थे। तो एक जो है इतिहासकार है जिनका नाम मैक्स मुलर है। मैं पहले कहानी बता देता हूँ फिर पढ़ लेंगे उसको।
एक इतिहासकार हैं मैक्स मुलर, जो कि बताते हैं कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो जो है मध्य एशिया से आए थे। अब वो कौन थे? आर्य थे। तो आर्य लोग थे जो कि मध्य एशिया से आए थे और वैदिक सभ्यता में आकर के बस गए और धीरे धीरे वो बढ़ती चली गई। जैन धर्म हुआ, महाजनपद का उदय हुआ और आज भी वो सभ्यताएं क्या हो रही हैं? चलती आ रही है, जिसमें हम लोग भी क्या होते हैं? आते हैं। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा दोस्तों कि वैदिक सभ्यता नाम क्यों पड़ा इसका? तो वैदिक सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता के बारे में सबसे अधिक जानकारी हमें वेदों से मिलती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया कि वैदिक वाली सभ्यता, यानी कि इसकी जानकारी वेद से मिल रही है, इसीलिए हमने बोला कि इसको हम क्या बोलेंगे? वैदिक सभ्यता बोलेंगे। तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। देख लेते हैं वैदिक सभ्यता जो है दो भागों में हमें पढ़ना है। ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है दोस्तों? तो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, 1500 से लेके 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल माना जाता है और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक आपका उत्तर वैदिक काल माना जाता है। अब देखिए आपके दिमाग में फ्लो चार्ट बन जाना चाहिए। हो सकता है लूसेंट की बुक में इस तरह से ना लिखा हो, लेकिन आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि वैदिक सभ्यता में हम ऋग्वेद काल का पूरा अध्ययन करेंगे। उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का, देन हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल। इस सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि सिंधु व गंगा के किनारे लोग रहते थे। मतलब इस सभ्यता के लोग कहाँ रहते थे दोस्तों? सिंधु व गंगा के किनारे लोग रहते थे। जानकारी दोस्तों कहाँ से मिली है? वेदों से मिला है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वैदिक सभ्यता, वैदिक पीरियड। तो आई होप आपसे कोई पूछेगा कि वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता ही क्यों पड़ा, तो आप बोलेंगे कि सबसे अधिक जानकारी जो है वो वेदों से मिली है, इसीलिए जो है इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा है। तो ठीक है। उसके बाद इसका विकास कैसे हुआ? तो मैक्स मुलर इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया कि जो आर्य लोग आए थे वो मध्य एशिया से आए थे और इनकी जो भाषा थी, जो किस भाषा में बोलते थे? तो संस्कृत भाषा में। दोस्तों आपको पता होगा कि जितने भी वेद लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, और वेद जो है अगर वेद से जानकारी मिल रही है तो जाहिर सी बात है उसकी भाषा भी क्या होगी? संस्कृत होगी। ठीक है। तो आप जो है भाषा के बारे में याद रखेंगे। और सभ्यता कैसी थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन वो एक नगरीय सभ्यता थी, बहुत ही ज़्यादा विकास हो चुका था। लेकिन जब वैदिक सभ्यता आएगी दोस्तों तो यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता होगी, यहाँ पे नगर का विकास नहीं होगा, यहाँ धीरे धीरे विकसित होगा। सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो गई। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे विलुप्त हो गई, ये सारी चीज़ें अध्ययन की है इसके पहले वाली वीडियो में। लेकिन उतना विकास नहीं मिलेगा जितना सिंधु घाटी सभ्यता में है। अब यहाँ से धीरे धीरे पहले गांव का जो है उदय होगा, फिर जनपद का उदय होगा, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अब ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की पूरी उसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, कैसे लोग राज किया करते थे। जैसे आपको पता होगा हमारे देश में इस समय क्या है? केंद्र सरकार है, उसके बाद राज्य सरकार आता है, फिर स्थानीय सरकार आता है। यानी कि पहले केंद्र सरकार आता है जो पूरे देश को चलाता है, राज्य सरकार जो कि पूरे राज्य को चलाता है, और जो स्थानीय सरकार होता है वो हमारे गांव को चलाता है, जिसको हम प्रधान वगैरह बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उस समय जो है ना इस तरह से नहीं होता था। उस समय 5 तरीके की जो है सरकार हुआ करती थी। वो 5 कौन कौन सी होती थी उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद 5 सरकार हुआ करती थी तो उसके लिए कुछ अधिकारी भी हुआ करते होंगे। जैसे अभी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है और आपका स्थानीय सरकार है, तो सबके अधिकारी होते हैं। कोई प्रधानमंत्री है, कोई जो है आपका प्रेसिडेंट है, कोई राज्यपाल है, कोई मुख्यमंत्री है। तो उसी तरह से उस समय मुख्यमंत्री और राज्यपाल और प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, न राष्ट्रपति हुआ करते थे। उस समय एक अलग ही नाम हुआ करता था लोगों का। तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उनका क्या क्या काम था उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे दोस्तों ऋग वैदिक काल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल के बारे में। हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता का जो सबसे पहला काल था ऋग वैदिक काल, और उसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक बात जो है अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग, और वो भी बहुत ही सिस्टम के तरीके से। देखिए सबसे पहला सिस्टम रहेगा कि वहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। जैसे वैदिक सभ्यता में सबसे पहला जो काल होगा वो ऋग्वैदिक काल होगा। तो लोग नए नए आए थे, तो लोग कैसे रहते थे? वहाँ पे राजा हुआ करते, क्या वहाँ पे भी प्रधानमंत्री होते थे, मुख्यमंत्री होते थे?
मतलब किस तरह से व्यवस्थाएं थी वहाँ की राजनीतिक, लोगों को शासन करने की किस तरह से व्यवस्थाएं थी, सबसे पहले उसका हम अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से पढ़िए, इसको हमने एक पॉइंट बना दिया है, राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि वहाँ की राजनैतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो अभी आपको पता होगा दोस्तों, हमारे देश में, हमारे इंडिया में क्या चलता है, सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उसी में आते हैं। उसके बाद हमारा राज्य सरकार होता है, देन आपका जो है आपका निवास स्थान, जो निवास जहाँ पे आप रहते हैं, ग्राम प्रधान जो होता है उसको हम बोलते हैं स्थानीय सरकार। यानी कि 3 तरह के सरकार होते हैं हमारे जो है देश में। उसी तरह से वहाँ पे दोस्तों, वहाँ पे 5 तरीके से हुआ करते थे। सबसे जो छोटी होती थी, जैसे हमारे यहाँ सबसे छोटी स्थानीय सरकार, जो ग्रामीण सरकार बोलेंगे, जैसे प्रधान हो गया, उसके बाद क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो सबसे पहले वहाँ कुल हुआ करता था। क्या होता था दोस्तों, कुल। तो जैसे कुल आप नाम सुने होंगे, भाई आप किस कुल से हैं, कुल मतलब परिवार। कुल का हिंदी अगर देखेंगे तो कुल का हिंदी होता है परिवार। तो सबसे पहले कुल हुआ करता था। अब बहुत सारे कुल मिल करके, बहुत सारे परिवार मिल करके दोस्तों क्या बनाते थे, वो ग्राम बनाते थे, वो एक गांव का निर्माण करते थे जिसको ग्राम बोला जाता था। बहुत सारे ग्राम मिलकर के दोस्तों विश्व का निर्माण करते थे, उसको हम विश्व बोलते थे। और बहुत सारे विश्व मिल करके किसका निर्माण करते थे, जन का निर्माण करते थे। और बहुत सारे जन मिल करके किसका निर्माण करते थे, राष्ट्र का निर्माण करते थे। आप एक लिंक करके समझ सकते हैं कैसे, जैसे कुल को आप समझ लीजिए कि फैमिली, कुल को क्या है, फैमिली। अब फैमिली मिल करके एक गांव बनाएगी। अब गांव जो है मिल करके एक जिला बनाता है, जिला जिसको बोलते हैं, तो उसको विश्व यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अब एक जिला मिल करके क्या बनाता है, राज्य बनाता है। तो राज्य को उस समय क्या बोला जाता था, जन बोला जाता था। अब एक पूरा राज्य जो है, बहुत सारा राज्य मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण करता है, उसको हम क्या बोलते थे, देश बोलते हैं। अभी उस समय क्या बोलते थे, राष्ट्र बोलते थे। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि उस समय के लोग, ऋग्वैदिक काल के लोग किस तरह से जो है शासन किया करते थे, और किस तरह से वहाँ पे जो है शासन व्यवस्था थी, किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग कुल को देखते थे, जो लोग कुल पर शासन करते थे, जिनका कुल पर अधिकार होता था, उनको हम कहते थे कुलपति। क्या कहते थे दोस्तों, कुलपति कहते थे। और ग्राम जो था उनको हम ग्रामीणी कहते थे। और जो विश्व पर अधिकार करते थे, पूरे विश्व पर, यानी कि बहुत सारे गांव उसमें आते थे, उसको हम विश्वपति कहते थे। और जो जन हुआ करता था दोस्तों, जन यानी कि एक राज्य की तरह हुआ करता था, उस पर कौन जो है राज करता था, राजन हुआ करता था। और जो राष्ट्र यानी कि जो भी देश हुआ करता था, उस पर कौन राज करता था, उस पर राजा राज करता था। तो ये जो है आपके सिस्टम थे, यूनिट्स थी, और इस पे राज करने वाले लोग थे। जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री है, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री है, उसी तरह से वहाँ पे कुल में कुलपति, ग्राम में ग्रामीणी, विश्व में विश्वपति, जन में राजन, और राष्ट्र में जो है वो कौन होता था, राजा होता था। तो ये जो है सिस्टम से, मतलब लूसेंट में इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, लूसेंट में आपको लाइन बाय लाइन लिखा है, तो छोटी छोटी चीज़ों में लिखा गया है, बहुत ही कम शब्दों में, जो कि समझने में आपको दिक्कत होगा। लेकिन आप यहाँ से एक फ्लो बना करके जो है आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक बात गौर करिएगा, अगर यहाँ पे 5 तरह के सिस्टम चल रहे हैं, 5 तरह की राज्य व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो इसको चलाने के लिए कुछ अधिकारी भी हुआ करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कुलपति अकेले पूरा जो है आपका कुल चला लेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो राजा है वो अकेले ही पूरे राष्ट्र को चला लेगा। इसके लिए कुछ अधिकारी होंगे। तो उस समय भी दोस्तों कुछ अधिकारी हुआ करते थे, जैसे इस समय IAS PCS हुआ करते हैं, उसी तरह से उस समय भी कुछ अधिकारी हुआ करते थे। उन अधिकारियों के बारे में भी लिखा हुआ है लूसेंट में, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं एकदम फ्लो चार्ट करके, ठीक है। तो अधिकारी का भी आप लिखेंगे, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि उस समय के प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में इतनी सारी जो है प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, तो वहाँ पे जो है बहुत अधिकारी भी हुआ करते होंगे। तो कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे, उनको क्या क्या कहा जाता था उस समय, उसके बारे में स्टडी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रमुख अधिकारी में सबसे पहला आता है वो धार्मिक अधिकारी आता है, यानी कि जो धर्म के काम कराते थे, उस तरह के अधिकारी को धार्मिक अधिकारी बोलते हैं। और उसको क्या कहा जाता था, पुरोहित कहा जाता था। क्या कहा था, पुरोहित। तो इसको इंग्लिश में पृष्ठ बोलते हैं। और दोस्तों ऐसा देखा गया है कि 2 प्रकार के पुरोहित मिले हैं जो है ऋग्वैदिक काल में, एक गुरु वशिष्ठ और एक गुरु विश्वामित्र। तो गुरु वशिष्ठ जो हैं दोस्तों वो रूढ़िवादी थे, और जो विश्वामित्र हैं दोस्तों वो उदारवादी थे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद करेंगे, लूसेंट की किताब में दोस्तों ये साफ साफ ऐसे ही लिखा गया है, ठीक है। तो
कम शब्दों में बहुत ही लेंदी तरीके से लिखा गया है, लेकिन इस तरह से आप सिस्टमैटिक तरीके से लिखिए। और किताब अगर आप नहीं लेके बैठे हैं लूसेंट का, तो समझ लीजिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप लेक्चर को देखते समय किताब भी आप अपने सामने रखिए और किताब को भी पढ़िए और लेक्चर को भी देखिए। देखिए आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही सुकून आएगा जब उसमें से चीज़ें मिलेंगी और आप उस चीज़ को आसान देखेंगे यहाँ पे, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो लूसेंट की किताब सबके पास होनी चाहिए। पेज नंबर 6 है, वैदिक सभ्यता लिखा हुआ है, वहाँ पर आप जाइए, देखिए एक एक पॉइंट आपको लिंक करता हुआ मिल जाएगा, आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलीजियस अधिकारी जो थे, धार्मिक जो है अधिकारी जो थे वो दो थे, उनको पुरोहित कहा जाता था। तो एक पुरोहित वशिष्ठ जी थे, एक पुरोहित विश्वामित्र जी थे। वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी थे और जो विश्वामित्र थे वो उदारवादी थे। और विश्वामित्र ने दोस्तों ऋग्वेद के जो है आपके तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के 8 जो है तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में भी स्टडी हम पहले कर चुके हैं। ऋग्वेद के बारे में जब वेद हम पढ़ रहे थे, 4 वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो उसमें जो है हमने जो है डिस्कस किया था कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और ये सूर्य देवता के लिए जो है समर्पित है, ये गायत्री मंत्र लिखा है, ठीक है। तो आप याद रखना है यहाँ पे एक चीज़ की, धार्मिक अधिकारी जो थे वो उनको पुरोहित कहते थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र थे। दूसरा दोस्तों, गुप्तचर भी हुआ करते थे। उस समय एक अधिकारी का पद गुप्तचर का भी हुआ करता था, और गुप्तचर को क्या कहते थे दोस्तों? स्पस कहते थे। क्या कहते थे? स्पस नाम से जाना जाता था गुप्तचर को, स्पोर्टर्स को। उसके बाद दुर्गपति हुआ करते थे, जिसको पूरब के नाम से जाना था। दुर्गपति दोस्तों क्या होता है? दुर्गपति उसे कहते हैं जो सिक्योरिटी का काम करता है। जैसे कोई राज्य है तो उसका देखभाल करना, उसको जो है व्यवस्थाएं प्रदान करना, सिक्योरिटी देना, सारी चीज़ों का काम जो होता है वो दुर्गपति का होता है, पहरेदारी वगैरह, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो दुर्गपति जो है उनको पूरब कहा जाता था। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों अधिकारी हुआ करते थे वो होते थे चारागाह, गोचर भूमि के अधिकारी। पॉस्चर्स जो है लैंड के ऑफिसर हुआ करते थे, उनको हम क्या कहते थे? वजपति कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? वजपति कहते थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा दोस्तों, ये क्यों इंपॉर्टेंट था चारागाह? क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि ऋग वैदिक काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था वो था पशुपालन और खेती। तो पशुपालन और खेती जो है वो सीधा सीधा जाके कनेक्ट करता है चारागाह से, या फिर पॉस्चर भूमि के अधिकारी, यानी कि जो नमी वाली भूमि होती है जहाँ पे खेती जो है अच्छे से होती है, वो सीधे कनेक्ट करता है। इसीलिए खेती और जो है पशुपालन के जो भी अधिकारी होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ऋग्वैदिक काल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट करके डाल लीजिएगा कि ये जो अधिकारी थे वो क्या थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अच्छा, उस समय जो पुलिस हुआ करते थे, जो अपराधी को पकड़ते थे, दंड देते थे, उन्हें क्या कहा जाता दोस्तों? उन्हें उग्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उग्र कहते थे। अभी पुलिस बोलते हैं, पहले क्या बोला जाता था? ऋग्वैदिक काल में उग्र बोला जाता था। तो ये सब लूसेंट में मेंशन है। उसके बाद दोस्तों, सुत, रथकार तथा कंबादी, ये रत्नी, इसको रत्नी कहते थे और ये 12 संख्याओं में थी। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। 12 प्रकार की ऑक्यूपेशन थी, व्यवसाय था। जैसे कोई जो है आपका कोई रथकार था, कोई सुत था, कोई कंबादी था, जैसे कोई बर्तन बना रहा है, मतलब तरह तरह के व्यवसाय थे और 12 पार्ट में बटा हुआ था। तो ऐसा बोला गया कि उसे हम क्या बोलेंगे? रत्नी बोलेंगे। तो याद रखेंगे आप लोग कि रथकार, सुत तथा कंबादी को 12 संख्याओं में रत्नी बोला गया है। ये लूसेंट में मेंशन है, हमने यहाँ बता दिया, ठीक है। उसके बाद नोट है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अधिकारी थे वो पुरोहित और सैनिक माने गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उनको क्या कहा गया है? तो वो धार्मिक अधिकारी हैं जिनको पुरोहित और सैनिक कहा गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपसे नोट में जो कि दिया गया है, इसमें आप देखेंगे लूसेंट की किताब में तो नोट करके लिखा होगा। वैदिक सभ्यता में पेज नंबर 6 में नीचे जाएंगे तो बीच में लाइनिंग लिखी है नोट कि इसमें न्यायिक जो है अधिकारी नहीं थे, यानी कि जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, जो न्याय का काम करते हैं, जैसे जज हुआ करते हैं हमारे अभी इस समय भारत में जज होते हैं, तो उस समय कोई जज वगैरह नहीं होते थे, मतलब न्याय वाला सिस्टम नहीं था वहाँ पे, जो मारा वही खाया, मतलब न्याय वाला सिस्टम नहीं था, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं मिला है। तो ये रहा वहाँ के प्रमुख अधिकारी के बारे में, ठीक है। आप एक बार इसको फिर से दोबारा पढ़ लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट बनाते हुए चलिए, ठीक है।
तो इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसमें धार्मिक अधिकारी को क्या कहते थे, गुप्तचर को क्या कहते थे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो इम्पोर्टेंट चरागाह और गोचर भूमि के अधिकारी हैं उन्हें क्या कहते थे। तो इस तरह से हम लूसेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम कवर करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों हमने पढ़ लिया कि इसमें जो है आपकी प्रशासनिक व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में 5 तरह की, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ठीक है। और उसको उसमें जो है इसको चलाने के लिए बहुत सारे क्या थे, अधिकारी थे, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। दोस्तों अब जो ये राजा थे, और जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, एडवाइज लेता है किसी से, तो एक संस्था होती है अलग प्रकार की। तो उस समय भी दोस्तों 2 तरह की संस्थाएं होती थी जिसको सभा और समिति बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों, सभा और समिति नाम की क्या होती थी, 2 तरह की संस्था होती थी। तो उसके बारे में भी हमको क्या करना है, स्टडी करना है। जस्ट उसके बाद लूसेंट में आप जब पढ़ेंगे दोस्तों ना, तो एकदम को रिलेट होकर के आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा कि 2 प्रकार की संस्थाएं होती थी जो राजाओं को क्या करती थी, सलाह देती थी कि भाई राष्ट्र ऐसे चलाओ। जैसे हमारे सरकार के अलावा भी जो है होता है राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। उसमें कुछ सदस्य होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एडवाइज करते हैं कोई बिल पारित करना है कि नहीं करना है। उसी तरह से ऋग्वैदिक काल में भी 2 तरह की समितियां होती थी, सभा और समिति। अब दोस्तों ये जो सभा और समिति थी, ये कैसी समिति थी, कैसे लोग इसमें रहते थे। तो जो सभा थी, जो असेंबली थी, वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, इंस्टीट्यूशन ऑफ बेस्ट पीपल, यानी कि जो अच्छे लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनकी संस्था थी सभा। यानी कि जैसे कोई काम करना होता था तो सभा में उन्हीं लोगों को बुलाया जाता था जो बहुत बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे, जो बहुत बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, उनको सभा में बुलाया जाता था। समिति एक ऐसी संस्था थी जो ऑर्डिनरी पीपल की संस्था थी, जनरल लोगों की संस्था थी, यानी कि उसमें कोई भी आ सकता है और वहाँ पे बैठ के जो भी प्रस्ताव पारित किया जा रहा है उसके बारे में समझ सकता है, ठीक है। तो जो सभा थी वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, और जो समिति थी वो जो है आपकी जनरल किसी की भी संस्था हो सकती थी। तो सामान्य लोगों की संस्था, इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। अच्छा, इन दोनों सभा और समिति के जो अध्यक्ष होते थे उस समय उनको ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, ईशान। तो ये भी आप याद रखेंगे कि उस समय क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। अब कहेंगे दोस्तों उस समय भी अध्यक्ष ही बोल देते, क्या जरूरत था ईशान बोलने का, तमाम नाम है, गुप्तचर को कुछ और बोल रहे हैं सर, वहाँ का जो चारागाह है उसको कुछ और बोल रहे हैं, मतलब नाम बदलने की क्या जरूरत थी। लेकिन पहले के लोग थे, जैसे जैसे बदलाव आएगा हमारे देश में, हमारे राज्य में, देख ही रहे हैं आप, बहुत सारे नेम जो है चेंज हो जाते हैं। तो जैसे जैसे ऐसे ही देश का विकास होने लगता है वैसे वैसे वो नेम क्या होते हैं, चेंज होने लगते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पहले कुछ और बोलते थे, अब कुछ और बोलते हैं। तो जो हमारी समिति और सभा के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उन्हें ईशान कहा जाता था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो स्त्रियां हुआ करती थी, जो हमारी माताएं हुआ करती थी, बहन हुआ करती थी, वो जो है इस सभा समिति में भाग ले सकती थी, इनका कोई भी रोक टोक नहीं था। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल में जो स्त्री लोगों की जो व्यवस्था थी, यानी कि उनमें भेदभाव नहीं हुआ करता था, उनकी दशा जो है बहुत ही ठीक ठाक थी। लेकिन आप जैसे ही ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे स्त्री को गिरी हुई स्थिति बताया गया है, स्त्री को बहुत बड़ा दोष माना गया है, उसको पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता था, उसको कोई भी चीज़ पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसको जो है पर्दा प्रथा तमाम तरह की जो है व्यवस्थाएं स्त्री को जो है दशा खराब करने के लिए दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप समझ में आया। अभी ऋग्वैदिक काल में और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हमने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा। कैसी लगी ये वीडियो, क्या लूसेंट से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर लूसेंट से मिल रहा है और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको पता है लूसेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं तो लूसेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।